अब ध्यान से समझिए, एक छोटा सा घर मान लो, छोटा सा यहाँ घर मान लिया, ठीक है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, देखो यहाँ पे एक घर है छोटा सा। अब इसमें क्या हो गया कि अब तुम रख लिया चार, चार गो बैल रख लिया, चार गो बैल। अब मरखावा बैल जो डिबी डिबी ठाए मारेगा, समझ रहे ना। और पांच गो इसमें भैंस रख लिया, भी से भैंस अब कहेगा बफलो लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ जो है पांच गो भैंस है और सब मरखा मरखा है, ठीक है। और चार गो बैल है, यो बैला भी मरखा है और भैंसिया भी मरखा है। अब आपसे कहें कि इस घर में सारा का सारा मार पीट अब चालू हो रहा है, क्योंकि सब मरखा है, मरखा रखा है, मारने वाला रखा हुआ है। तो चार गो बैल है, यो मरखा है, और पांच गो भैंस है, यो मरखा है, ठीक है। तो कहेगा लड़ाई जब होगा तो क्या होगा, तो कैसे कैसे लड़ाई हो सकता है। या तो बैल बैल लड़ सकता है, ठीक है, या तो भैंस भैंस लड़ सकता है, अच्छा है बैल से भैंस का लड़ाई संभव है। अब ऐसा नहीं ना होगा कि बैल रखा है भैंस रखा है और कोई क्वेश्चन कर दे कुत्ता को कितना चोट लगेगा, तो कहेगा अच्छा कुत्ता मर गया, अरे कुत्ता उसमें है ही नहीं तो चोट कहाँ से लगेगा, समझ रहे ना। कंडीशन यहाँ पर भी है कि अगर ये घर है छोटा सा न्यूक्लियस, तो इसमें दो टाइप्स के पार्टिकल हैं। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसे न्यूक्लियर फोर्स भी कहा जाता है। 11th क्लास के फिजिकल वर्ल्ड का ये अगला लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर है। इस टॉपिक के बारे में हम खूब बढ़िया से समझेंगे, ताकि आप कमजोर से कमजोर अगर छात्र बैठे हुए हैं और मुझे देख रहे हैं, तो मुझे लगता है एक क्लास में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेट न करते हुए इस टॉपिक को खूब बढ़िया से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसे न्यूक्लियर फोर्स भी कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग इसलिए कहा जाता है, नाम है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये नेचर का ये सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स माना क्या जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो सबसे पहले अब टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे भाई, न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस पर ये सारा का सारा डिपेंड करता है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, मुझे लगता है कंसेप्ट एक जगह भी डाउट वाला नहीं रह जाएगा। सारा का सारा कंसेप्ट एक ही क्लास में इसमें क्लियर हो जाएगा। फिजिकल वर्ल्ड हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी छात्र हैं, पहले चैप्टर में जिनको इंटरेस्ट पैदा नहीं होता था, वो सारा का सारा फिजिक्स को मतलब समझिए कि आसान तरीके से आप समझ पाए, बढ़िया तरीके से समझ पाए। तो चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले समझेगा मेरे देवता न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स समझो तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक ही हो जाता है। ये एटम है। अब एटम के बारे में डिटेल से हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एटम के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर जो है ये न्यूक्लियस से बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये एटम है और एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, क्या होता है, और उसके चारों तरफ यहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। फिर से ध्यान समझिए, एटम है, एटम के अंदर जो होता है ये इसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है, पाथ दिखाई दे रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। ये छोटा सा कंसेप्ट सबको पता होगा, ठीक है। और तो जाहिर सी बात है, जब न्यूक्लियर फोर्स की बात हो रही है तो बाहर ऑर्बिट पर कंसीडर तो करना ही नहीं, ऑर्बिट से मतलब है ही नहीं हमको। अब कौन चीज से मतलब है मेरे भाई, न्यूक्लियस से मतलब है। तो न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। आपको ये नहीं कहना है कि देयर आर ओनली टू पार्टिकल्स, ठीक है। कौन कौन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें दो टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। दो टाइप्स कहने का मतलब होगा कि अगर दो प्रोटॉन हो सकता है, दो तीन न्यूट्रॉन हो सकता है, मतलब समझिए कि इसका जो नंबर होगा वो बढ़ सकता है। अब जैसे सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि इसमें एक ही प्रोटॉन होगा। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सोडियम के लिए तो प्रोटॉन का जो नंबर हो गया वो हो गया आपका 11।
तो कहने का मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स, तो कहना कि दो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। तो होता क्या है मेरे भाई कि प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में फोर्स लगाना चालू करता है, कभी कभी प्रोटॉन का प्रोटॉन से फोर्स लगना चालू हो जाता है, कभी कभी न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन से फोर्स लगना चालू हो जाता है, और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का फोर्स लगना चालू हो जाता है। दो टाइप के पार्टिकल है तो दो ही टाइप के फोर्स लगेगा। अब ध्यान से समझिए, एक छोटा सा घर मान लो, छोटा सा यहाँ घर मान लिया, ठीक है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, देखो यहाँ पे एक घर है छोटा सा। अब इसमें क्या हो गया कि अब तुम रख लिया चार गो बैल रख लिया, 4 गो बैल। अब मरखावा बैल जो डिबी डिबी ठाए मारेगा, समझ रहे ना। और 5 गो इसमें भैंस रख लिया, भी से भैंस अब कहेगा बफलो लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ जो है 5 गो भैंस है और सब मरखा मरखा है, ठीक है। और 4 गो बैल है, यो बैला भी मरखा है और भैंसिया भी मरखा है। अब आपसे कहें कि इस घर में सारा का सारा मार पीट अब चालू हो रहा है, क्योंकि सब मरखा है, मरखा रखा है, मरने वाला रखा हुआ है। तो 4 गो बैल है, यो मरखा है, और 5 गो भैंस है, यो मरखा है, ठीक है। तो कहेगा लड़ाई जब होगा तो क्या होगा, तो कैसे कैसे लड़ाई हो सकता है, या तो बैल बैल लड़ सकता है, ठीक है, या तो भैंस भैंस लड़ सकता है, और चाहे बैल से भैंस का लड़ाई संभव है। अब ऐसा नहीं ना होगा कि बैल रखा है भैंस रखा है, और कोई क्वेश्चन कर दे कुत्ता को कितना चोट लगेगा, तो कहेगा अच्छा कुत्ता मर गया। अरे कुत्ता उसमें है ही नहीं तो चोट कहाँ से लगेगा, समझ रहे ना। कंडीशन यहाँ पर भी है कि अगर ये घर है छोटा सा न्यूक्लियस, तो इसमें 2 टाइप्स के पार्टिकल हैं, और कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा, अरे मेरे भाई घर के अंदर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन का बात नहीं करने का, खाली न्यूक्लियस का बात करने का, मिटा देते हैं ढीका चिका, समझ रहे ना। तो यहाँ हो गया देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फोर्स लगेगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, अभी बताया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच। दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसे हम या तो न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर लगता है तो न्यूक्लियर फोर्स। या ऐसे भी कह सकते हैं, अगर इसका डेफिनेशन देना हो तो कह सकते हैं द फोर्स अप्लाइड इन द न्यूक्लियस बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। The force applied in the nucleus between 2 types of particles, proton and neutron, that is called nuclear force. या ऐसे कहो the applied force between proton and proton, neutron and neutron, and proton and neutron, that is called nuclear force. Definition लिख लेना मेरे भाई, या चलो लिखी देते हैं। The applied force इसे न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, ठीक है। द अप्लाइड फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। इसे न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। अब इसमें समझिए पहले होता क्या है, ऐसा माना जाता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है मेरे भाई, ये 2 टाइप्स के पार्टिकल के ट्रांसफर के चलते लगता है। पार्टिकल के बीच में पाई मेसॉन एक पार्टिकल्स होता है, पाई मेसॉन पार्टिकल को क्वार्क के लेवल पर देखा जाता है। क्वेश्चन आ गया पाई मेसन पार्टिकल्स क्या है, तो समझिए पाई मेसन पार्टिकल्स क्वार्क से बने होते हैं। अब क्वार्क क्या है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ाएंगे। समझिए कि सबसे छोटा पार्टिकल्स क्वार्क को माना जाता है, मतलब प्रोटॉन टूटता है तो उसमें से क्वार्क निकलता है, न्यूट्रॉन टूटता है तो उसमें से क्वार्क निकलता है। अब क्वार्क के बारे में एक पूरा हम समझिए कि एक बढ़िया से खूब बढ़िया टॉपिक बना देंगे, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी खाली समझ लीजिए कि पाई मेसॉन पार्टिकल के चलते न्यूक्लियर फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ पाई मेसॉन, ठीक है। पाई मेसॉन पार्टिकल के चलते ट्रांसफर होता है। कोई पूछेगा पाई मेसॉन पार्टिकल्स क्या है, तो कहेगा क्वार्क से बना होता है। अब क्वार्क क्या है इसके बारे में हम बताएंगे डिटेल से। तो पाई मेसॉन होता है 3 टाइप्स का, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई जीरो। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये चार्जलेस हो गया, ठीक है। पाई मेसॉन जो पार्टिकल्स होता है ये भी 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है। उसकी तुलना में इसका जो मास होता है 270 गुना होता है। मतलब 270 से आप मल्टीप्लाई करते हैं इसमें,
तो पाई मेसोन का जो होता है वो वेट प्राप्त होता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, हमने कहा न्यूक्लियर फोर्स क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स अप्लाई होता है उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। या कह सकते हैं दूसरा डिफिनीशन कि न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स लगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच फोर्स लगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच फोर्स लगे, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स किनके ट्रांसफर के चलते लगता है, तो ये पाई मेसोन पार्टिकल के ट्रांसफर के चलते लगता है। पाई मेसोन क्या होता है, क्वार्क के बने होते हैं। पाई मेसोन का 3 टाइप्स होता है, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो। इनका जो रेस्ट मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास का 270 गुना होता है, 270 टाइम्स होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया मेरे भाई। अब इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी हम समझ लेते हैं। इसको मिटा दें हम, चलिए इसको मिटा देते हैं या इसको ऊपर ही भेज देते हैं। चलो, ये तो ऊपर जा ही नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको मिटा ही देते हैं। ठीक है, चलिए इसका तो काम हो गया क्लियर। आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखना होगा इसका, अगर आप लोग नोट्स बनाना होगा तो नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अब इसमें समझाते हैं हम कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी नंबर 1, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब होता है काफी कम दूरी तक लगता है। अब आप समझ ही सकते हैं कितना कम दूरी तक लगता है, मैंने 10⁻⁻15 मीटर से भी कम अगर जो पार्टिकल्स हैं, -15 है मेरे भाई, न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, तो उससे भी कम जगह पर इसका फोर्स अप्लाई होता है, तो आप कह सकते हैं कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। बहुत दूर तक लगता तो बोलते कि लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत कम दूरी तक लगता है तो शॉर्ट रेंज फोर्स है। दुनिया का सबसे अधिक ताकतवर फोर्स है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स होने के चलते इसका दूसरा नाम क्या हो गया मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, ये होता है इनवर्स स्क्वायर रूल का फॉलो नहीं करता है। इनवर्स स्क्वायर रूल का फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो लिख देते हैं, इट डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर रूल। अभी क्या है इनवर्स स्क्वायर रूल, बता चुके हैं मेरे भाई इसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से, रिकॉर्डिंग देख रहे चल रही है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला होता है, कोई भी फॉर्मूला ले लो, F = G(m1 m2 बटा में r²। दूसरा फॉर्मूला ले लो, E = K Q बटा r²। बट्टा में जब r² आए तो बोलेंगे कि इनवर्स स्क्वायर रूल का फॉलो करता है। बटा में जब r² नहीं होता है मैंने किसी फॉर्मूला में इसके, तो कहेंगे इनवर्स स्क्वायर रूल का फॉलो नहीं करता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर रूल का फॉलो नहीं करता है। ठीक है, 3 नंबर में आते हैं, ये तो तीसरा हो गया। चौथा नंबर, ये जो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तुलना में 100 गुना अधिक ताकतवर होता है। मतलब 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तुलना में 100 टाइम्स अधिक ताकतवर। अब नाम ही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, दुनिया का सबसे अधिक ताकतवर, समझ रहे ना, तो स्ट्रॉन्ग 100 टाइम्स उससे होता है। और 10⁻39, कहीं कहीं 38 लिखा है, कहीं कहीं 40 भी लिखा है, तो लिखेंगे कि 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है नेचर का सबसे कमजोर फोर्स है देवता। ठीक है, और सबसे अधिक ताकतवर फोर्स है देवता कौन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता रहा ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा 10⁻39, मतलब समझिए कि बाप रे बहुत ज्यादा। अब समझ ही सकता है 10 के पावर अगर 3 कर दिया जाए तो 1000 गुना हो गया। अब भाई देखो 10⁻39 बिलियन का बिलियन चल जाएगा, समझ रहे ना, तो समझो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा कितना अधिक ताकतवर होता है, और 100 टाइम्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अपेक्षा। ठीक है, तो आप इसमें अगर तुलना करते हैं तो आप समझिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बहुत ज्यादा गुना ताकतवर होता है। तो 5वां में क्या बताया है कि यह फोर्स अप्लाइड होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ पाई मेसन पार्टिकल्स, मैंने पाई मेसन पार्टिकल्स के चलते ये फोर्स क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, 1-2 और हो सकते हैं, अब थोड़ा सा इसका देख लिया जाए। आपको ये अगर फेयर करना हो तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले ही से
ताकि आप खूब बढ़िया से इसको उतार लीजिएगा, छाप लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अब ये दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। दूसरा हो गया इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, अभी बताया है। दिस फोर्स इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता है। ये सेंट्रल फोर्स इसलिए नहीं होता है कि सेंटर के अंदर की बात हो रही है मेरे भाई, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका जो ये लाइन मिला रहे हैं, लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। समझ लीजिए पहले, अगर यहाँ प्रोटॉन है यहाँ न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो लाइन हम मिला रहे हैं, ये लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर भी जो इनका फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, ये डिपेंड नहीं करता है। और सेंटर के अंदर की बात है तो ये दो पार्टिकल के सेंटर के बीच की बात नहीं है, ठीक है। माने समझिए कि दो एटम के सेंटर के बीच की बात नहीं है, दो पार्टिकल के बीच के फोर्स अप्लाइड की बात हो रही है। तो सेंटर के अंदर की ही बात है, इसलिए ये सेंट्रल फोर्स, इसको हम नहीं मानते हैं कि सेंट्रल फोर्स है। और ये भी आपको याद रखना है कि दो पार्टिकल के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग हो रही है, उस लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर भी इसका जो फोर्स होता है वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इट डज नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर रूल, अभी हमने समझाया। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन, पाई मेसॉन पार्टिकल के एक्सचेंज के चलते न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होता है। दिस फोर्स 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस चीज को भी हम खूब बढ़िया से समझा चुके हैं। इसका फटाक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग खूब बढ़िया से इसका शेयर कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं एक बेहतर टॉपिक में, बहुत अच्छे एक टॉपिक है, इसके बाद भी टॉपिक है वीक फोर्स के बारे में, हम खूब बढ़िया से उसको भी समझेंगे। और आप लोग फेयर करते चलिए साथ साथ में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले और कॉपी भी खूब बढ़िया से तैयार होता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जहां रहिए स्वस्थ रहिए।